तो हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो 1991 में हमारे बहुत मेजर इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस में बहुत सारे हमने चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई थी और हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई थी। लेकिन ये रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, हमें नीड क्या थी इसकी? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए या इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें हमें फोर्स किया गया, या हम ये कह सकते हो कि हमने मजबूर किया गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोग करें या चेंजेस करें अपनी पॉलिसीज में, अपने रूल्स में, द वे वी वर गवर्निंग आवर कंट्री, द वे वी वर रनिंग आवर कंट्री, इनमें हमें अपने चेंजेस करने थे। सबसे पहला चेंज जो था, हमने जो क्राइसिस हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो रीजन था, इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। तो इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब हमें अपने खर्चों को करने के लिए लोन लेना पड़े, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि भाई रिवेन्यू कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन अगर मेरे खर्चे कहीं ज्यादा हैं और मेरी रिवेन्यूज यानी मेरी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो खर्चा करने के लिए आप लोन लेते हो, बोरोइंग्स करते हो, तो उसी को बोला जाता है इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। ओके, तो फिजिकल डेफिसिट इज द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। क्योंकि हमारे रेवेन्यू तो इतने हैं नहीं, तो रेवेन्यू के बाद यानी जो हमारे ज्यादा एक्सेस सरप्लस एक्सपेंडिचर है, उनको करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और ये बोरोइंग्स कितनी थी? इन 1981-82 में जो बोरोइंग्स थी वो 5.4% ऑफ जीडीपी। तो हमारे देश का जो टोटल प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन था ग्रॉस, उसका 5.54% था 1981-82 में, विच इंक्रीज टू 8.4% ऑफ जीडीपी इन 1991, जो कि बढ़ के 8.4% हो गया। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि हमारे ऊपर लोन, जो बोरोइंग्स थी, वो कितनी बढ़ती जा रही थी। हम लोग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उतना पैसा ही नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन खर्चे तो जरूरी थे डेवलपमेंट के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट ने खर्चे किए, पर लोन लेके, बोरोइंग्स लेके। और बोरोइंग्स जब भी हम लेते हैं बच्चे, तो एक बात समझो, पैसा, लोन, बोरो जो हम करते हैं, फ्री में नहीं होता है। उसके लिए आप क्या पे करते हो? उसके लिए आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो आप ये कह सकते हैं हमारे ऊपर अननेसेसरी बर्डन इंक्रीज होता जा रहा था, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पेमेंट का, जो आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से आपने लोन लिया होगा, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक अ ह्यूज लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मींस आईएमएफ, एंड वर्ल्ड बैंक टू मीट दिस डेफिसिट। तो इस घाटे को, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने लोन लिया, और इस तरह से हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था, इंटरेस्ट बर्डन हमारे ऊपर काफी बढ़ रहा था। नेक्स्ट है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो बातें लिखते हैं कि भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपने रिसीव कितना किया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपने पेमेंट कितनी करी। ठीक है, सिंपल। अब अगर मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर मेरे रिसीव्ड यानी जितना पैसा हमने रिसीव किया, पेमेंट उससे कम है, तो ये ठीक ठाक मेरी सिचुएशन है। भाई पैसा ज्यादा आ रहा है कंट्री के अंदर, और कंट्री के बाहर से पैसा जो है कम जा रहा है। लेकिन अगर यही सिचुएशन उल्टी हो जाए, रिसीव्ड हमारे पास आ ही नहीं रहे, लेकिन पेमेंट ज्यादा हो रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो इसी इसी सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को आप बोलते हो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेयर पेमेंट इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम देम। जितना उनसे रिसीव किया, उससे ज्यादा तो आपने पेमेंट कर दी। ओ,
रबड़ ले रखी है मैंने, उससे ज्यादा आपने पेमेंट कर दी, तो ये हमारी सिचुएशन होती है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया? एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं एन इनबैलेंस इन nations balance of payment in which payment made by the country वर्ड ध्यान से समझना, exceed payments received by the country। तो इंडिया के साथ यही हो रहा था कि हमारे पास से ना पैसा तो बहुत जा रहा था, पर उसने हिसाब से हम लोग रिसीव नहीं कर रहे थे। तो इसका फर्क क्या पड़ा? इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज कंसीडर्ड अनफेवरेबल। ये सिचुएशन हमारे लिए अनफेवरेबल है भाई, अनफेवरेबल बिकॉज मोर करेंसी इज फ्लोइंग आउट। हमारे देश से बाहर जा रही है करेंसी, आउट ऑफ द कंट्री, then is flowing in। तो जितना आ नहीं रही है उससे ज्यादा तो बाहर जा रही है, तो ये सिचुएशन हमारे लिए अनफेवरेबल है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, पर उन रीजन को अभी हम नहीं देख लेंगे, अभी हम इसका इंपैक्ट देखेंगे। तो इंडिया की पोजीशन उस समय यही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस ये एक था। अब हम इसको कैसे कह सकते हैं कि क्राइसिस था? तो देखो क्राइसिस कैसे था कि इन 1981-82 में जो ये अनफेवरेबल बैलेंस था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो ये जितना डेफिसिट था ऑन द करंट अमाउंट was rupees 2214 करोड़। 1981-82 में ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट था वो 2214 करोड़ था, विच हैड इंक्रीज्ड, बढ़ गया। कितना बढ़ गया? टू रुपीज 17,367 करोड़ इन 1990 टू 1991। अब आप हिसाब लगा लो, 1981 में ये जो बैलेंस ऑफ डिफिसिट था ये 2214 करोड़ था, और 1991 में ये 17,367 करोड़ हो गया। ये हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड, रिड्यूस्ड फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व्स। अब एक बात समझते हैं ध्यान से, और इसको ना हम अपने
ऊपर वाले पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब आपने ऊपर समझा कि भाई कंट्री से जो करेंसी है वो यानी मनी है वो बाहर ज्यादा जा रही है रादर देन वी आर रिसीविंग इट। मतलब जितना हम रिसीव कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो बाहर जा रही है कंट्री से। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क ये पड़ा कि जो फॉरेन एक्सचेंज था वो उसके जो रिजर्व थे वो हमारे देश में कम होने लगे। तो भाई सर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज जो होता है हम बेसिकली बोलते हैं दूसरी करंट कंट्री की करेंसी। भाई आप अगर इंडिया में हो, है ना, तो इंडिया में रुपए चलता है। लेकिन अगर आप यूएसए में हो तो आपको क्या चलेगा? डॉलर। ऐसे ही किसी और कंट्री में हो, यूएई में हो तो दिनार, बांग्लादेश में हो ढाका, नेपाल में हो तो नेपाली रुपया। डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट करेंसी होती है, उसी करेंसी में आपको पेमेंट करनी होती है। तो अगर हमारी ट्रेड वगैरह होती है या हम किसी और कंट्री से परचेज कर रहे हैं सामान, तो अगर जो हमें पेमेंट करनी है वो तो उसी कंट्री की करेंसी में करेंगे ना, जो एक्सेप्टेबल है। इसके लिए आप क्या करते हो? आप अपनी कंट्री की करेंसी को देते हो और वहां से पैसा लेते हो उनकी करेंसी का कन्वर्ट करवा के। तो बेसिकली देखो यही वो चीज है कि जो हमारे पास रिजर्व थे, अब हमने अगर यूएसए से डील कर रखी है तो हमारे पास यूएस डॉलर के हमने रिजर्व बना के रखे हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज के, जिससे हम डील कर सकें या परचेज सेल कर सकें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूएसए के साथ कर सकें जहां हमें पेमेंट के लिए यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी। इसका जो स्टॉक है यानी जो रिजर्व है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। वाई? वही सेम रीजन कि भैया कंट्री से करेंसी ज्यादा बाहर जा रही थी इन कंपैरिजन टू जितना कंट्री के पास आ रही थी। तो अब जब पेमेंट हमें करनी है तो उस कंट्री की करेंसी में करेंगे ना, और उसी को बोला हमने फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके जो रिजर्व थे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। समझ में आ गया? चलो इसको लिख लेते हैं। हाँ भाई, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइंड, घट गए। कितने घट गए? डिक्लाइंड फ्रॉम 8,151 रुपी करोड़ रुपी इन 1986-87 टू रुपी 6,252 करोड़ इन 1989 टू 90। अब आप हिसाब लगाओ कितने साल का अंतर है? 3 साल, लगभग 2 से 3 साल के अंदर ही आपका जो रिजर्व है 8,151 से 8,151 से गिरकर 6,252 पे आ गया। और इसका रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसके लिए ना ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हमें अपने गोल्ड तक गिरवी रखने पड़े। सिचुएशन फर्दर worsened to an extent that the Indian government mortgaged गोल्ड रिजर्व्स, अपने सोने का भंडार गिरवी रखना पड़ा टू द वर्ल्ड बैंक टू रीपे borrowed
लोन्स। तो जो हमने लोन उधार लिए थे उसके लिए हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा भाई। समझो इस बात को, कितनी बुरी हालत थी उस समय हमारी, और ये हमारे क्राइसिस में से एक था। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब इन सब वजह, जब ऐसी कंट्री में सिचुएशन चल रही है तो भाई महंगाई होना तो बिल्कुल लाजमी है ना। तो हाई इन्फ्लेशन रेट, जब चीजें इस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, लोन लेके किया जा रहा है, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। और उस समय हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट था, एवरेज इन्फ्लेशन रेट वॉस 16.7%, अभी भी नहीं है इतना, 16.7% एक्सेस डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ, मतलब गवर्नमेंट को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना पड़ रहा था, पैसा लेना पड़ रहा था अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। समझ रहे हो इतनी बुरी हालत थी। हाँ, तो एक्सेस डिफिसिट बोरोइंग्स या फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोरो कर रही थी अमाउंट, गवर्नमेंट बोरोइंग्स यानी गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है, बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई टू मीट इट्स डेफिसिट, अपने घाटे को, अपने नुकसान को पूरा करने के लिए वो आरबीआई से लोन ले रही है। तो इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। अच्छा, एक और चीज यहां पे देखते हैं हम, फिफ्थ लास्ट है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंसिंग पॉलिसीज। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, जब हमने आईपीआर 1956 की बात करी, जो सबसे पहली बार अनाउंस हुआ था उन 1948। आप लोग ध्यान से सुन लें इस बात को, कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आईपीआर फर्स्ट टाइम इनिशिएट कब किया गया या अनाउंस कब किया गया, इंप्लीमेंट कब कर किया गया। तो भाई फर्स्ट जब टाइम था तो इंडियन आईपीआर 1948 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, नाउ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंसिंग पॉलिसीज का मतलब यहां पे है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर था उनके ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, और इस वजह से ना हमारे देश में जो डेवलपमेंट हो सकता था, जो पोटेंशियली हम लोग ग्रो कर सकते थे, वो हमारे देश में नहीं हुआ। नई फर्म्स, यानी इतनी स्ट्रिक्ट हमने लाइसेंसिंग पॉलिसीज कर रखी थी कि नई फर्म्स को हमारे देश में आके बिजनेस सेटअप करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत ज्यादा पेपर ट्रेल वर्क से, बहुत ज्यादा उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, उसके बाद भी उनको फ्रीडम नहीं थी। और कहीं ना कहीं हम ये इस बात को कह सकते हैं कि वो इंडियन प्लानर्स का एक तरह से डर था, आउट ऑफ फियर, कि कोई और कंट्री आए और हमारी वनरेबल सिचुएशन का फायदा उठा के दोबारा से हम जो है स्लेवरी की स्टेट में चले जाएं। ये एक वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से बहुत स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसीज को फॉलो किया गया। बट इसका निगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि हमारे कंट्री में जो एक पोटेंशियल ग्रोथ हो सकती थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती थी, वो नहीं हुई। आज भी हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं ये कई बार बोल चुका हूं कि हमारे देश में जो ग्रोथ हुआ है वो आईटी सेक्टर की वजह से हुआ है। हम लोग एग्रीकल्चर से सीधा शिफ्ट हुए इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर की तरफ। इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी हमारा वीक है, और किसी भी कंट्री की जो बैकबोन होती है वो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अगर वो डेवलप होगा तो ओवरऑल पूरी कंट्री डेवलप हो जाएगी, सर्विस सेक्टर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो इस बात को लिख लेते हैं, दी रेगुलेटरी
लाइसेंसिंग, रेगुलेटरी का मीन्स मतलब कि भाई उनके ऊपर हम बहुत सारी रेगुलेशन लगा रहे हैं. लाइसेंसिंग पॉलिसी had restricted new firms from entering the market and thus reduce the industrial growth of the country. और इस वजह से हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो नहीं हुआ. चलो, तो इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए ये सब हम अब आगे पढ़ेंगे जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे. और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जिनको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, शॉर्ट में NEP, नेप. और ये कब लेके आए थे? 1991 में सबसे पहले इनिशिएट की गई. और कब इनिशिएट की गई? इन्हीं जो प्रॉब्लम्स थी, जो क्राइसिस हमने पढ़े अभी ऊपर, 5 जो क्राइसिस, मेजर क्राइसिस हमने पढ़े, इनको टैकल करने के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमने इंप्लीमेंट किया. इसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.